स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 33 के बारे में, और ये मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज इस वक्त चल रहा है। सवाल नंबर 33 में पूछा गया कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रीनगर। ठीक है। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुक रचकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के घर हुआ था। तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 के बारे में। इसमें कहा गया है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो इस सवाल के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाहौर। अच्छा, कभी ये भी सवाल अगर पूछ लिया जाए कि रणजीत सिंह जी का किस मिसल से संबंधित थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकरचकिया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक मिनट जाइए, 1 मिनट। चकिया, ठीक है, ये होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 के बारे में। इसमें कहा गया है राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इसको ध्यान देना। ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, और जो अभी हमने पूछा कि किस मिसल से संबंधित थे, तो वो ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सवाल पर ध्यान देना। ये सवाल पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस 2021 में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान देना। इस सवाल के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाहौर। तो रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत ए आला था। यह अदालत लाहौर में स्थित था। रणजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे। तो ये चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 36 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखें, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। बहुत ही अच्छा सा ये सवाल है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है। इस सवाल के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराजा रणजीत सिंह जी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 के बारे में। इसमें कहा गया सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो प्रश्न नंबर 37 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दलीप सिंह। ठीक। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे। 1849 में द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज़ों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया था तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया था। तो ये चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 के बारे में। इसमें कहा गया है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पूछा गया सत्य है, पूछा गया है, तो इसलिए ध्यान देना। यहाँ पर आप सभी के सामने ABC पॉइंट है, और नीचे आप सभी को पॉइंट D भी दिख रहा होगा। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 38 के बारे में, एक मिनट यही, तो प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। तो ये बात जो है सही है, तो ये चीज़ ध्यान देना। बाकी सारे पॉइंट सत्य नहीं होंगे, लेकिन पॉइंट नंबर ए जो है वो सत्य, यानी कि सही है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 के बारे में। इसमें कहा गया है कि पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन तीन की परिषद का सदस्य नहीं था। कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल है, ध्यान देना। इस सवाल के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी भी इसमें आता है। अब क्या है इसके बारे में, क्यों ऐसा है कि ऑप्शन नंबर ए भी है और ऑप्शन नंबर डी भी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात करेंगे, ध्यान से सुनना। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सन हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। लेकिन HM एलियट तथा रॉबर्ट
गोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। और इसमें क्या पूछा गया है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था। तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन जो है हो जाएंगे। ठीक है, इसे ध्यान देना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 के बारे में। इसमें कहा गया है कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था। तो प्रश्न नंबर 40 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदर अली। बी यहाँ होना चाहिए था, सी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। जो पॉइंट लिखा है वो सब सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदर अली। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों और हैदर अली के मध्य हुआ था। हैदर के विरुद्ध निज़ाम, मराठे और योम अंग्रेज एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निज़ाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेज़ों की प्रारंभिक सफलता के कारण निज़ाम पुनः अंग्रेज़ों की ओर चला गया और तथापि हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 में मंगलोर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेज़ों ने अव्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सा सवाल था और आप सभी को मैंने ये बता दिया कि इस युद्ध में कौन कौन शामिल थे और कौन किसकी तरफ था। तो ये भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन किसके तरफ था, तो ये भी आप सभी का डाउट क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की। तो प्रश्न नंबर 41 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदर अली। बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। अब आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, अब इस सवाल के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टीपू सुल्तान, ये वाला। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल है, ध्यान देना। एक मिनट, बात करते हैं प्रश्न नंबर 43 के बारे में। इसमें कहा गया टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो 43 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोलीलुर में। ठीक है, क्या हो जाएगा, पोलीलुर में। ठीक, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 के बारे में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। यहाँ पूछा गया कौन सा एक सुमेलित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल है। अब इसके उत्तर के बारे में बात करें, इससे पूछा गया कौन सा सुमेलित है, यानी कि कौन सा संबंधित है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ऑप्शन ए लिखा है, उसके नीचे एक पॉइंट और लिखा है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं कौन सा सुमेलित है। इस सवाल के बारे में अगर हम लोग बात करें इसका उत्तर कौन सा होगा, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ, यानी कि मृत्यु हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्जली था। 4 मई 1799 को अंग्रेज सेना ने श्रीरंगपट्टम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। तो इस सवाल में यही पॉइंट जो है इससे संबंधित है, तो ये चीज़ ध्यान देना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। कालक्रम अनुसार मतलब हुआ कि सबसे पहले कौन सा घटना हुआ, फिर उसके बाद ऐसा पूछा गया। ठीक है, अब इस सवाल के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक ऑप्शन थोड़ा सा छूट गया, क्योंकि यहाँ पर जो आप सभी लोग देख सकते हैं ये सवाल नंबर 45 में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट दिया गया है, लेकिन इसका ऑप्शन जो है वो गलती से प्रिंट नहीं हो पाया, लेकिन इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब इस सवाल के बारे में बात करें, सबसे पहला आता है सरखेड़ा का युद्ध। तो सबसे पहला ये आएगा सरखेड़ा का युद्ध, क्यों, क्योंकि ये हुआ था 1724 में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हुआ था 1724 में। ठीक है, फिर आता है बेदारा का युद्ध, ये हुआ था 1759 में। ये चीज़ ध्यान देना, 1759 में हुआ था, 59 में। फिर आता है पोर्टो नोवो का युद्ध, ये हुआ था 1781 में। फिर आता है
मुदकी का युद्ध ये हुआ था 1845 में। तो ये चीज़ ध्यान देना, ये है इसका सही कालक्रम। ठीक, बात करते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल नंबर 46 है। यहाँ पर 2 सूची दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। एक सूची में कुछ असंधि के नाम है और दूसरी सूची में दिया गया डेट। तो कौन सी संधि किस डेट को हुआ है, यानी कि कौन से सन को हुआ, ये आपको बताना है। तो अगर हम लोग बात करें इस सवाल के उत्तर के बारे में, तो सबसे पहला जो होगा वो है ए में है इलाहाबाद की संधि। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब ऑप्शन कह सकते हो या फिर पॉइंट नंबर 4, यानी इलाहाबाद की संबंधी का संबंध हो जाएगा 1765 से। फिर आता है मंगलोर की संधि, इसका संबंध हो जाएगा 1769 से। फिर सी में है सालबाई की संधि, इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 यानी कि 1782 से। फिर है मद्रास की संधि, इसका संबंध हो जाएगा 1784 से। तो एक मिनट जाइए, वन मिनट। पहला है इलाहाबाद की संधि, इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 4 से 1765। फिर बी में है मंगलोर की संधि, इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 से यानी कि 1784। फिर सी है सालबाई की संधि, इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 से यानी कि 1782। और डी में है मद्रास की संधि, इसका संबंध हो जाएगा 1769 से। तो ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। तो ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, रोज़ 2-3 वीडियो आप अपलोड होते रहेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट। फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे भूगोल, पॉलिटी, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।